वेलकम स्टूडेंट, मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ, मस्त एवं शानदार होंगे, साथ ही साथ अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पीछे आपका जो रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्या और पेयर और लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इस सब के हम सारे लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस पर जो थ्योरी से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट बन सकते थे वो हो चुका है। और आपका द्विघात समीकरण चल रहा था, इस पर हमारा आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और थ्योरी प्रॉब्लम और आपका इसमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो चुके थे। आज हम इस पे ही देखेंगे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर आपको बेसिकली सब कुछ सॉल्व किया हुआ मिलेगा। यहाँ हम सिर्फ समझने का प्रयास करेंगे ताकि हमारा समय बचे। ठीक है ना। आप ऐसा वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या आपको ये तरीका सही लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताएं तो उसमें आपका थोड़ा टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन हम करने के लिए तैयार हैं। तो इसे आप हम नेक्स्ट चैप्टर से जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे कि अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बेसिकली 4 मार्क्स वाले प्रश्न हैं। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि एक प्रश्न पूछा गया है आपका, जैसे अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, समीकरण √4x + 1 - √x + 2 = 1। ठीक है ना। इसे हल करना है हमें। हल करने का मतलब सेंस है ही हमें x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, तो यहाँ पर से आप देख रहे हैं ना कि अंदर रूट में है। अंदर रूट में अगर कोई प्रश्न होता है तो उसे हम क्या करते हैं, स्क्वायर करके करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड में भेज देंगे ना, माइनस का √x + 2 इसको राइट साइड में भेज देंगे। तो जैसा कि हम लिखे हैं कि यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ना, तो यहाँ पर एक a + b का होल स्क्वायर सूत्र लगता है। ये सभी लोग जानते होंगे, a² + b² + 2ab करके होता है। ठीक है ना। तो जैसे हम इसका वर्ग करेंगे ना, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर आपका √4x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि अंदर रूट है तो अंदर रूट यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ 4x + 1 बचेगा। और यहाँ पर क्या होगा, 1 + √x + 2 का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर a की जगह पर 1 है तो 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। और x + 2 का जैसे ही होल स्क्वायर करेंगे तो x + 2 हो जाएगा। ठीक है, +2ab, 2 × a की जगह पर 1 है, इसको 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 ही आने वाला है, और b की जगह पर क्या, √x + 2 ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, हम x को, हम यहाँ पर x बचा है 1 + x, इसको राइट साइड में भेज देंगे तो 4x में से इधर x जाएगा, -x हो जाएगा तो 3x बचेगा। यहाँ पर प्लस का 1 है, यहाँ पर +1 + 2 +3 हो जाएगा। जब यहाँ पर भेजेंगे तो -3 हो जाएगा, तो 1 - 2 आपका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x - 2 बचेगा। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं ना, यहाँ पर आपका अंदर रूट फिर है, √x + 2 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तब पुनः हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। अब आप इसका हम जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे ना, तो यहाँ पर 3x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, a - b के होल स्क्वायर के सूत्र से यहाँ पर प्रयोग हुआ। तो यहाँ पर a का होल स्क्वायर क्या, 9x² - 2ab, 2 की जगह पर 2, 3ab, a की जगह पर 3x, b की जगह पर आपका 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे, 2 3 6 दूनी 12x, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट -12x लिख दिया गया है। तो यहाँ पर +b² + 2 का स्क्वायर क्या करेंगे, 4 हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। अब इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अंदर रूट से बाहर हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली गुणा कर लेंगे, 9x² - 12x + 4, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4x + 8 हो जाएगा। ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए -12x है ना, तो +4x है, इधर आएगा तो क्या होगा, -12x - 4x, तो आपका माइनस का 16x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का 4 दूनी 8 है, यहाँ पर प्लस का 4 है, तो इधर जाएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो प्लस का 4 और माइनस का 8 आपका -4 हो जाएगा। तो यहाँ इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, इसको हम सॉल्व बहुत सीधाचार मेथड से भी कर सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, गुणनखंड विधि से आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। तो इसे हम क्या करेंगे, तो 9 × 36 हो जाता है और 18 दूनी 36। तो हम इसका ऐसा फैक्टर करते हैं ना इन दोनों के गुणा का, ताकि आपको उसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आपको आ जाए। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, 9 × 36 होता है, तो 18 दूनी भी 36 होता है, और 18 -18x + 2x आपका माइनस का 16x हो जाता है। तो यहाँ पर ये आप अच्छे से क्लास 9 में पढ़े होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 9x कॉमन मिल जा रहा है, तो 9x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर x - 2 बचेगा। यहाँ पर +2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी x - 2 बचेगा। तो यहाँ से आपको x - 2 कॉमन मिल जाएगा। तो x - 2 ऐसे ही कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पर 9x + 2, यहाँ 9x बचा, यहाँ +2। ठीक है, तो 9x + 2 = 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ यदि का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यदि x - 2 = 0 तो x = 2 आ जाएगा। यदि 9x + 2 = 0 तो आपको x बराबर क्या आ जाएगा, -2/9। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर एक बात और भी चेक करेंगे हम,
यहाँ पर जो आपका आ रहा है ना उसको हम इसमें रख कर चेक करेंगे। कभी कभी होता है ऐसे जो अंदर रूट वाले होते हैं प्रश्न, उसमें जो निगेटिव वैल्यू आती है, कोई वैल्यू आती है उसको संतुष्ट नहीं करती है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर इसे समझना बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ये सवाल लिया गया है, ठीक है ना। तो लिखिए यहाँ पर देखिए, परंतु x बराबर -2/9 रखेंगे ना, दी गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। यहाँ पर रखकर चेक कर सकते हैं आप, जब -2/9 रखेंगे ना तो दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे, आप यहाँ रखकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप रखेंगे, यहाँ पर वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं करके, थोड़ा थोड़ा इसी रेज करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर संतुष्ट नहीं करा तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा, x बराबर 2 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। इसको पूरा नहीं लिखेंगे हम, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ, अभी आपको एक करके दिखाते हैं हम, तो पहले थोड़ा इसी रेज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर x की वैल्यू -2/9 है ना, तो यहाँ पर आप अगर -2/9 रखेंगे ना तो क्या होगा, अंदर रूट क्या होगा, -4x + 1 है, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, -2/9, तो क्या होगा -18/9, ठीक है। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। अब ये क्या होगा, प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1 अंदर रूट में ही है, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस क्या, अंदर रूट x + 2, यहाँ पर क्या होगा x + 2 मतलब -2/9 +2, ठीक है। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। इसको सॉल्व करने के बाद आपका एक आना चाहिए, तो इसे सॉल्व करेंगे ना आप, -18 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा -9/9 क्या हो जाएगा, अंदर रूट -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा -2/9, तो 9 दूनी 18 क्या हो जाएगा माइनस, और 9 दूनी 18 -2 क्या होगा 16/9 हो जाएगा, ठीक है, अंदर रूट में। तो अंदर रूट 16/9 क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 16/9 का मतलब 4/3। मैं ऐसा करता है बात समझ रहे। यहाँ पर देख सकते हैं अंदर रूट -1 क्या होता है, आयोडा होता है, यहाँ पर 1 के बराबर आने वाला नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू 1। तो आप कह सकते हैं कि x बराबर -2/3 इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, -2/9 इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं जो x बराबर -2/9 है ना, इसका सलूशन या हल नहीं होगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। ऐसे रखकर हम चेक करेंगे, जब भी आपको अंदर रूट वाले सवाल मिलेंगे ना, तो वैल्यू जो आएगा उसको निकाल के चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण बन रहा है, इसको तो संतुष्ट करेगा, लेकिन इसको हो सकता है ना संतुष्ट करे, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ इसे करना ही आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो यहाँ पर देख सकते हैं ना आप, यहाँ पर देखो इसी प्रकार से आपका 2022 में प्रश्न पूछा गया है। ऐसे ही सवाल बेसिकली आपसे पूछने की संभावना बनती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल क्या है 290 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे वो दो क्रमागत विषम पूर्णांक क्या हो, x तथा x + 2 हों। कहने का मतलब है अगर कोई विषम पूर्णांक कोई विषम पूर्णांक अगर ले लेते हैं, 1 लेते हैं ना, तो दूसरा क्या होगा 3 होगा, ठीक है ना। अगर कोई एक ले लेते हैं आप 2x + 1 और 2x + 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप 2x + 1 और 2x + 3 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने एक ले लिया, एक विषम पूर्णांक x है, दूसरा x + 2 है। कहने का मतलब एक विषम पूर्णांक अगर 1 हो तो दूसरा क्या होगा 3 5 7 एंड सो ऑन, ऐसे आपको 7 9 ऐसे करके मिलता जाएगा। तो बेसिकली आपको जो विषम पूर्णांक मिलेंगे ना, उनमें 2 का अंतर होगा। तो इसीलिए हमने क्या लिया है, एक x ले लिया है, एक x + 2 ले लिया है। कहने का मतलब अगर 1 हो ना तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 होगा। हमको तो पता नहीं है होगा क्या, ठीक है ना, इसलिए हमने इसको x ले लिया, इससे क्या ले लिया x + 2। तो आइए देखते हैं इसको सॉल्व करने का, इसीलिए हमने ऐसे लिया है। आप इसे चाहें तो 2x + 1 और 2x + 3 करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 2x + 1 और इसमें x की वैल्यू आएगी तो 2x + 1 और 2x + 3 निकालना पड़ेगा। इसी वजह से हमें इसे आसान करने के लिए हमने x ले लिया और x + 2 ले लिया। तो अब देखते हैं क्या कर रहा है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक का ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल क्या है 290। तो हमने क्या ले लिया, x ले लिया, एक x + 2 ले लिया है, ठीक है। तो इसके क्या कर रहा है, इसके वर्गों का योग, तो इसका वर्ग क्या होगा x² और इसका वर्ग क्या होगा x + 2 का होल स्क्वायर। अब इसका योग कर लेंगे, ये क्या कर रहा है 290 है, ठीक है। तो इसी में आपको सिंगल वेरिएबल प्रॉब्लम मतलब एक चर वाला एक चर वाले प्रॉब्लम में रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। एक चर वाला आपको मिल जाएगा क्योंकि एक ही चर है, तो आपके पास एक इक्वेशन है, इसे संतुष्ट करके इसे हम मान निकाल सकते हैं। तो होगा क्या, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर x² हो जाएगा, a + b के होल स्क्वायर से तोड़ देंगे तो x² + b², b की जगह पर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 2ab 2 × ab, a की जगह पर x है, b की जगह पर 2 है तो ये 4x हो जाएगा। इधर माइनस में कर लेंगे तो -290 = 0। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 2x² + 4x, यहाँ x² क्या हो जाएगा 2x² + 4x
-290 और +4 क्या होगा -286। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से हम कॉमन लेकर डिवाइड कर सकते हैं दोनों पक्षों में, तो हम 2 से कॉमन लेकर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ x² बचेगा, यहाँ 2x बचेगा, यहाँ पर 2 1 2, 2 चौका 8 और 2 3 6, 143 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि 0/2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया? मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 143 का ऐसा फैक्टर करेंगे ना, 143 का ऐसा फैक्टर करेंगे, इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे कि इसको जोड़ने और घटाने पर आपका 2 आ जाए। ठीक है, आप ऐसा करेंगे ना तो 13 × 11 मिलेगा आपको। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सिद्धाचार्य का सूत्र डायरेक्ट लगाकर इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो आप क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गुणनखंड से आसानी से हो जा रहा है तो हम सिद्धाचार्य का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो 13 × 11 बराबर 143 और 13 में से 11 घटा लेंगे तो 2 आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 13x - 11x - 143 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या है, x जैसे ही कॉमन लेंगे ना तो x + 13 हो जाएगा, यहाँ पर -11 हो जाएगा, तो -11 × x + 13 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x + 13 यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो एक कोष्ठ में x + 13 हो जाएगा, एक कोष्ठ में x - 11 हो जाएगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, अब लिखेंगे यहाँ पर यदि, यहाँ पर लिखेंगे जैसा कि यहाँ लिख सकते हैं यदि, हम लिखेंगे यदि, ठीक है ना, यदि x + 13 बराबर 0, यदि x + 13 बराबर 0 हो जाए आपका, तो आपको क्या मिलेगा, कह देगा x बराबर क्या मिलेगा आपको -13। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम लिए क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लिए 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक है ना, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर धनात्मक लिखना चाहिए था, यहाँ पर क्या लिखेंगे, धनात्मक लिख लीजिएगा आप। ठीक है ना, यहाँ पर धनात्मक लिख लेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर -13, लेकिन ये धनात्मक तो नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसे हम अग्राह्य कर देंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे, थोड़ा इरेज करते हैं इसको। ठीक है ना, आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको x बराबर -13, लेकिन ये अग्राह्य हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यदि x - 11 बराबर 0, तो आपको क्या मिल जाएगा, यदि लिखेंगे यदि x - 11 बराबर 0, ठीक है ना, यदि x - 11 बराबर 0 के, तो आपको क्या मिलेगा, तो यह कह देगा x बराबर 11 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, x बराबर 11, पहला विषम पूर्णांक 11 हो जाएगा, दूसरा क्या होगा x + 2 क्या हो जाएगा, 11 + 2 13 हो जाएगा। तो हमने इस चीज़ को डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर, देखो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं, परंतु प्रश्नानुसार में धनात्मक पूर्णांक ही चाहिए, इसलिए क्या होगा, x बराबर -13 अग्राह्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आता है x बराबर 11 हो जाएगा, तो दूसरा पूरा धनात्मक विषम पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 2 बराबर 13 हो जाएगा। आंसर में लिख देंगे, अतः 2 धनात्मक विषम पूर्णांक 11 तथा 13 है। ठीक है ना, मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। इसी प्रकार से हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, इसे आप समझ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा सवाल, यहाँ पर आपसे प्रश्न कर रहा है, ये बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल आपसे बन सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या कह रहा है इसमें, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यदि समीकरण px² + qx + r बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का दोगुना हो तो सिद्ध कीजिए कि 2q² = 9p²। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, अगर एक मूल अल्फा लेंगे ना, दूसरा मूल ऑटोमेटिकली 2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है ना, मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे सॉल्व किया। माना इसके मूल क्या है, अल्फा तथा बीटा हो, तो आप पहले इस समीकरण को लिख लेंगे। माना px² + qx + r बराबर 0 के मूल क्या हो, अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, इसी चीज़ को हम इसको लिखने से बचने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, प्रश्नानुसार। ठीक है ना, प्रश्नानुसार ये अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 2 बीटा, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है ना, तो आप जानते हैं कि अल्फा + बीटा = -b/a होता है। तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, ax² + bx + c बराबर 0 से कंपेयर करेंगे तो आपको a की वैल्यू क्या मिलेगी, p, और b की वैल्यू q मिलेगी, और c की वैल्यू r मिल जाएगी। ठीक है ना, तो अल्फा + बीटा बराबर होता क्या है, -b/a, तो b की वैल्यू क्या है, q, तो और a की वैल्यू है p, तो -q/p हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। ठीक है, अल्फा × बीटा = क्या होता है, c/a। ठीक है ना, अल्फा × बीटा = क्या होता है, c/a, तो c की वैल्यू क्या है, यहाँ पर r है, और a की वैल्यू है p, तो अल्फा × बीटा बराबर क्या हो जाएगा, r/p। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण तथा 2 से हम प्रयोग कर लेंगे। अल्फा बराबर 2 बीटा है, तो यहाँ पर 2 बीटा लिख लेंगे। ठीक है ना, तो आपको बीटा बराबर क्या मिल जाएगा, -q/3p। ठीक है, तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि बीटा की वैल्यू -q/3p मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ से आपको अल्फा, और यहाँ पर क्या करेंगे हम, समीकरण 1 तथा 3 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 यहाँ देख रहे हैं और 3 देख रहे हैं, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 2 बीटा रख देंगे। ठीक है ना, अल्फा की वैल्यू हम 2 बीटा रख देंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया, 2 बीटा का होल स्क्वायर = क्या हो जाएगा, r/p हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 और 3 से हम रखेंगे अल्फा = 2 बीटा ना, तो यहाँ पर 2 बीटा स्क्वायर हो जाएगा बराबर r/p हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं बीटा की वैल्यू क्या है, -q/3p,
तो बीटा की वैल्यू -q/3p रखेंगे ना जैसे ही, तो इसको रखकर सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 2 बचेगा किनारे, तो यहाँ पर हो जाएगा q²/9p², 9p² इधर भेज देंगे तो r/p है, ठीक है ना। तो 9p² से एक p कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 9pr हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचा है 2q², और 2q² बराबर आपका 9p²। आपको जो फाइनली चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे, ठीक है। इसे आप अच्छे से देखेंगे, तब तक इसको हम इरेज करते हैं अच्छे से। इसे आप अच्छे से नोट भी कर सकते हैं, अगर आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका नोट हम वीडियो के कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो देखिए आप नेक्स्ट सवाल भी देख सकते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है ना, तो पार्क की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ऐसे ही सवाल आपसे बनेंगे, ठीक है ना। बेसिकली इसी सवाल पे आप कमांड बनाइएगा, इस चैप्टर से आपके सवाल हो जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करेंगे। जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो क्या करेंगे हम, जो आज छोटा होता है ना उसी को मानते हैं हम, ठीक है ना। तो इसमें चौड़ाई क्या है, छोटी है, तो मान लेंगे इसकी चौड़ाई क्या है, x है, ठीक है ना। इसकी चौड़ाई क्या मान लेंगे हम, अगर इसकी चौड़ाई है x मान लेंगे, क्या है, x मीटर है, ठीक है ना। यहाँ पर बेसिकली मीटर लिख देंगे, ठीक है ना, x मीटर हो, ठीक है ना। तो पार्क की लंबाई क्या हो जाएगी, प्रश्न अनुसार आ जाएगा, पार्क की लंबाई क्या हो जाएगी, x+8, क्योंकि लंबाई उसकी क्या है, चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, तो आपका लंबाई क्या हो जाएगा, x+8 मीटर, ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, उन दोनों का गुणनफल क्या है, 240 है, ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार उसकी चौड़ाई क्या है, x, और लंबाई क्या है, x+8, ठीक है ना। क्योंकि पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार पार्क का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई क्या है आपका x+8 और चौड़ाई क्या है x × x+8 बराबर 240 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो दीर्घात समीकरण बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो x² + 8x - 240 इधर कर लेंगे ना, तो -240 हो जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ पर 20 × 12 करेंगे ना, तो आपको 240 हो जाएगा, और 20 में से 12 घटाएंगे ना, तो आपको 8 मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको 2 फैक्टर मिल गया 240 का, ऐसा 20 और 12, उसको जोड़ने घटाने पर आपका 8x आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x² + 20x - 12x - 240 बराबर 0 लिख लेंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ से जैसे x कामन लेंगे ना, तो यहाँ x + 20 बचेगा, और यहाँ पर -12 कामन लेंगे तो x + 20 बचेगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x + 20 कामन मिल रहा है आपको, तो यहाँ पर x बचा, यहाँ पर -12, यहाँ x - 12 हो गया इंटू x + 20 हो गया, बराबर 0 के हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर यदि करेंगे ना, यदि x - 12 बराबर 0 तो x बराबर 12 आ जाएगा, यदि x + 20 बराबर 0 आएगा तो x बराबर -20 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर x बराबर -20 असंभव है, क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपकी चौड़ाई है ना, तो कभी माइनस में तो होगी नहीं, उसकी लंबाई जो चौड़ाई की जो चौड़ाई होगी आपकी माइनस में होने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो x बराबर -b क्या हो जाएगा, अग्राह्य हो जाएगा, जो असंभव है, ठीक है। तो यहाँ फाइनली आपका x बराबर क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। अतः पार्क की चौड़ाई क्या हो जाएगी, 12 मीटर, और लंबाई क्या होगी, पार्क की लंबाई क्या होगी, x + 8, x की वैल्यू क्या है 12, 12 + 8 बराबर 20 मीटर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पार्क की चौड़ाई 12 मीटर और लंबाई क्या हो जाएगी 20 मीटर। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। तब तक के लिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, ठीक है। इसको इरेज करते हैं हम। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। और यहाँ भी आप देख सकते हैं सवाल भी आपसे बनते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 है। किसी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए ना, तो नई बनी संख्या पहले वाली संख्या से 27 अधिक हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 2022 में सवाल पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप जानते हैं ना, अगर 2 अंकों की संख्या हम लिखते हैं, जैसा कि हम आपको लिखकर बताते हैं एक संख्या, अगर आप मान लो कोई 2 अंकों की संख्या 23 लिखते हैं ना, 23, ठीक है ना। इसको हम लिखते हैं कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, इकाई का अंक क्या है 3 और दहाई का अंक क्या है 2। तो यहाँ पर इसे हम बेसिकली लिखते हैं, जो दहाई का अंक है उसमें 2 और इसमें 10 का गुणा कर लेते हैं +3, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको 23 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 10 + 3। अगर आप कोई संख्या 2 अंकों की लेते हैं, अगर ऐसे लेते हैं x y, ठीक है ना, अगर आप x y लेते हैं ना, इसे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे दहाई का अंक क्या है x है, तो 10x लिख सकते हैं और +y, बेसिकली हम ऐसे ही लिखेंगे जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे आप, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, आपको समझाने के लिए हमने ये चीज़ बताया हुआ है। इसी प्रकार से आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, 2 अंकों वाली संख्या कैसी है, यहाँ पर आपको देख रहे हैं x y ले लिया, तो क्या होगी 10x + y, ठीक है। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे, क्योंकि अभी हमने आपको बताया है,
ठीक है ना। तो x यहाँ पर अंकों का योग क्या है, जैसे कि हमने 23 लिया था ना, 23 लिया था तो आपको 2 + 3 = 5 अंकों का योग कहने का मतलब यही है। तो यहाँ पर एक्स वाई क्या हो गया, 10x + y, अभी अभी समझाएं आपको। तो प्रश्न अनुसार क्या कर रहा है, इनके अंकों का योग ना इकाई और दहाई के अंकों को जोड़ लेंगे तो हम x + y = 9 समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर कह रहा है यदि अंकों का स्थान बदल दिया जाए ना तो नई बनी संख्या पहले वाली संख्या से 27 अधिक हो जाती है। यहाँ पर आपको समझना चाहिए, अगर इसके अंकों का स्थान बदल दिया जा रहा है ना, तो 23 जैसे था ना, मैंने यहाँ पर समझो, अगर 23 था ना, इसके अंकों का स्थान बदल दे रहे हैं ना, इकाई को अंक को दहाई में, दहाई को इसको हम कह रहे हैं 32 कर दे रहे हैं ना, 32 कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ अधिक हो जा रहा है इससे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 32 करने पर ना जो बन रहा है नया संख्या, पुरानी वाली संख्या से कितनी अधिक हो जा रही है, 9। बेसिकली ये तो है नहीं सवाल, ये समझिए आप। इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है ना, यहाँ पर इसी प्रकार से थोड़ा यूज करते हैं इसको, इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहा है ना, अगर ये संख्या एक्स वाई है ना, इसका हम अंकों का बदल देते हैं तो यहाँ जो अंक क्या बनेगा, 10y + x जैसा बनेगा, ये yx जैसा बनेगा ना, ये yx जैसा बनेगा। तो y दहाई के स्थान पर y है तो 10y + x हो जा रहा है। और ये हो क्या रहा है, पुरानी वाली संख्या जो आपका 10x + y था, xy था, उससे 27 अधिक हो जा रहा है। तो ऐसे लिख लेंगे इसको। अब इसी को थोड़ा सॉल्व करेंगे ना आप, तो यहाँ पर 10y + x है, इसको इधर भेजेंगे तो 10y में से 1y जाएगा तो 9y बचेगा, x में से 10x जाएगा तो 9x बचेगा। तो यहाँ y - x = आपका 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप 1 और 2 देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विलोपन विधि से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 1 और 2 को हम जोड़ लेंगे ना तो क्या मिलेगा आपको, x कैंसिल हो जाएगा तो 2y = 12 मिल जाएगा। जैसे 2y = 12 मिलेगा, दिस इम्प्लाइज डेट y = 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 12/2, तो y = 6 मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो y का मान समीकरण क्या दो किसी में रख लेंगे। तो y का मान समीकरण हम 1 में रख लेते हैं, ठीक है ना। तो x बराबर क्या मिलेगा, 9 - y, 9 - 6 = 3, x = 3 मिल जाएगा, y = 6 मिल जाएगा। तो आपको संख्या क्या था, xy, और xy था क्या, 10x + y, ठीक है ना। तो 10x + y, तो यहाँ पर देख सकते हैं x की वैल्यू क्या है 3, तो 10 × 3, y की वैल्यू क्या है 6, तो आपको 36 मिल जाएगा। और संख्या आपका 36 हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। 36 है ना, 3 और 6 को जोड़ेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा। और 36, 6 को 3 में, 3 को 6 में, मतलब इकाई को दहाई में, दहाई को इकाई में कन्वर्ट करेंगे ना तो 63 हो जाएगा, ठीक है ना। और 36 में जब 27 जोड़ेंगे ना तो आपका 63 हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ बात समझ, वेरीफाई हो सकता है आपका। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। तब तक के लिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, एक सवाल ऐसे भी बनता है, ये भी बेसिकली 2022 में ही पूछा गया है। यहाँ पर जो भी आपको प्रश्न लिए गए ना वो बेसिकली पूछे हुए हैं, इस पर आप थोड़ा कमांड बनाएंगे, हो सकता है आपका जो प्रश्न आए यही रिपीट हो जाए, ठीक है। तो आप इस पर कमांड बना कर चलेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको दे रहा है समीकरण x - 1/x = 3, और क्या कह रहा है, x ≠ = 0, ठीक। ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि देखिए यहाँ 1/x दिख रहा है ना आपको, अगर x का 0 हो जाए तो 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। और बेसिकली इनफाइनाइट को हम जानते ही नहीं है कुछ, ठीक है ना। तो इसलिए इसी चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर एक वर्ड दे दिया गया है, यहाँ एक चीज़ दे दिया गया, कंडीशन x ≠ 0 होना चाहिए, ठीक है ना। के मूल ज्ञात कीजिए। तो हम करेंगे क्या, पहले हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको हम द्विघात समीकरण में कन्वर्ट कर लें, ठीक है ना, या गुणनखंड हो पाए तो गुणनखंड से कर लें, नहीं तो इसका हम एक सिद्धाचार का सूत्र तो जानते ही हैं, तो बेसिकली उसी से सवाल हो जाएगा आपका, ठीक है ना। यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो होगा नहीं आपसे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे आप, ठीक है ना। तो एलसीएम यहाँ हम लेकर दिखाते हैं आपको। अगर यहाँ पर एलसीएम लेंगे आपको क्या आएगा, एलसीएम आएगा x, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बचा हुआ 1, समझ में आया। तो यहाँ पर x का गुणा x में करेंगे तो यहाँ क्या होगा, x × x² हो जाएगा, -1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x² - 1 = 3x, ठीक है। तो यहाँ पर आप 3x ले जाएंगे ना तो x² - 3x - 1 = 0 हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे, हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा इरेज करते हैं हम। तो यहाँ से आप देख लेंगे ना, x² - 3x - 1 = 0 से समीकरण नंबर 1 हम मान लेंगे। तो इसे हम क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। व्यापक समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण क्या होता है, x² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे हम। तो आपको a = 1 मिलेगा, b = -3 मिलेगा, और c = -1 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम सूत्र सिद्धाचार का लगा देंगे। सिद्धाचार का सूत्र क्या होता है, x = -b ± √b² - 4ac/2a। यहाँ से आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप जैसे ही b की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो ऑलरेडी माइनस है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 9 हो जाएगा।
तो यहाँ 4a की वैल्यू आपको है यहाँ पर देख सकते हैं 1 है, और c की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पर -4 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो 9 + 4 क्या हो जाएगा √13 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सॉल्व कर लेंगे x बराबर 3 ± √13/2, ठीक है ना, 13/2 क्या हो जाएगा। एक बार हम धनात्मक ले लेंगे तो आपको ए वैल्यू मिल जाएगा, ऋणात्मक ले लेंगे तो ए वैल्यू मिल जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं इसका जो समीकरण है ना, जो दिया गया समीकरण है, इसके मूल क्या होंगे 3 + √13/2 और 3 - √13/2। जैसा कि हमने आपको पहले लेक्चर में बताया हुआ है, अगर कोई दीर्घात समीकरण हो ना, इसका एक रूट a + √b हो रहा है तो दूसरा ऑटोमेटिकली a - √b टाइप का होता है, ठीक है, एक a - √b टाइप का होता है, दूसरा a + √b टाइप का होता है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। तब तक के लिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे यहाँ से बड़े प्रश्न बनने शुरू हो गए हैं। ये बेसिकली 8 नंबर वाले प्रश्न होंगे, ठीक है ना। तो इसे हम हल करेंगे बेसिकली स्टेप बाय स्टेप। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। समझ में आया। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। हम करेंगे क्या, समय को माइनस कर लेंगे, ठीक है ना, और समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, ठीक है ना। समय को हम माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। अगर आप यहाँ देख सकते हैं, अगर आप अधिक चाल से चलेंगे तो आपको समय कम लगेगा, ठीक है ना। अगर आप अधिक चाल से चलेंगे तो आपको समय कम लगेगा, दूरी तो समान है ना, दूरी समान है। ध्यान दो यहाँ पर, यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अगर आप दूरी समान है ना, अगर आपको चाल को पहले बढ़ा देते हैं और दूसरा कम वाला चाल होता है, तो आपको जब कम चाल से चलेंगे तो आपको टाइम अधिक लगेगा वही दूरी। अगर उसको बढ़ी हुई चाल से चलेंगे ना तो दूरी आपको क्या, वो दूरी तय करने में आपको कम समय लगेगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या करेंगे हम, माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल वास्तव में क्या थी, x किलोमीटर प्रति घंटा थी। क्लियर। यहाँ पर आप घंटा देखेंगे, ठीक है ना, किलोमीटर और घंटा देखेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको मिनट और उसको मीटर में दे दे, ठीक है ना। तो बेसिकली आप इसको मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करके लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो मान लेंगे रेलगाड़ी की सामान्य चाल क्या x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। तब 360 किलोमीटर दूरी ही तय करना है, उसको तय करने में लगा समय t1 है। अगर उसकी चाल x है तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल, ठीक है ना। तो यहाँ पर 360 बटा x हो जाएगा, 1 घंटे में हो जाएगा। समझ में आया। तो यदि रेलगाड़ी की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है ना, तो नई चाल क्या हो जाएगी इसकी x + 5 किलोमीटर पर घंटा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, अब इसका समय बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको मानते हैं समय इसका t2 ले रहा है, यहाँ पर t1 समय ले रहा था ना, हमने माना था अगर वो सामान्य चाल से x जो उसकी है उस चाल से चल रहा है 360 किलोमीटर, वो t1 समय ले रहा है, यहाँ पर t2 समय ले रहा है। तो यहाँ पर मान लेंगे तो यहाँ समय बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल। अब चाल क्या है x + 5 है, तो दूरी वही है 360 बटे x + 5। प्रश्नानुसार का यहाँ पर देखिए t2 जो समय होगा ना अधिक चाल से चल रहा है तो इसका समय कम ही होगा। समझ में आया। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। तो इस सब झंझट से बचने के लिए हम एक वर्ड यूज कर देंगे प्रश्नानुसार। तो क्या हो जाएगा t1 - t2 = 1, क्योंकि समय कितना कम ले रहा है 1 घंटा, ठीक है ना। तो t1 - t2 = 1 हो जाएगा। t1 की वैल्यू क्या है 360 बटा x और t2 की वैल्यू क्या है 360 बटे x + 5 = 1, ठीक है। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। यहाँ पर हम क्या लेंगे 360 ऊपर से कॉमन मिला है तो कॉमन ले लेंगे। यहाँ x × x + 5 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा, तो इसका जब गुणा कर लेंगे तो x² + 5x हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। आप जैसे एलसीएम लेंगे ना तो यहाँ पर x + 5 का गुणा हो जाएगा, यहाँ पर x का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से बेसिकली x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। ऊपर क्या बचेगा 5 बचेगा आपका और नीचे x² + 5x बचेगा। तो 5 का गुणा 360 में करेंगे तो 1800 हो जाएगा, इसका गुणा इधर कर लेंगे तो x² + 5x हो जाएगा। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे ना तो x² + 5x - 1800 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। अब आपका क्या हो जाएगा ये -1800 बराबर है, यहाँ पर भूल गया है, बराबर आपका क्या हो जाएगा 0 के हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो जैसे कि यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हम गुणा ऐसा इसका फैक्टर करेंगे ना, घटाने या जोड़ने पर क्या है 5 आ जाए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे 45 का गुणा 40 में करेंगे ना तो आपका 1800 आ जाएगा और 45 में से 40 घटा लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐसे ले लेंगे, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, आपका x + 45 माइनस यहाँ से 40 कॉमन लेंगे तो x + 45 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ से x + 45 जैसे ही कॉमन होगा तो x - 40 बराबर 0। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे सिद्धाचार्य का सूत्र लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। a b c की वैल्यू निकाल के सिद्धाचार्य के सूत्र पर रख देंगे तभी आपको वैल्यू मिल ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, यदि x + 45 बराबर 0 तो x बराबर -45, ठीक है ना। तो
तो यहाँ पर आप इस तो -45 हो नहीं सकता, ऋणात्मक चिन्ह को हम छोड़ देंगे, ठीक है ना, अग्राह्य कर देंगे इसको। x बराबर क्या हो जाएगा 40, ठीक है ना, तो x बराबर 40 हो जाएगा। तो अतः रेलगाड़ी की सामान्य चाल क्या हो जाएगी, x किलोमीटर पर घंटा हो, x क्या है 40 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। चेक कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि अगर 40 किलोमीटर से कितना दूरी चल रहा है 360, तो आपको क्या मिल रहा है 360/40 करेंगे तो क्या 9 घंटा लग रहा है। अगर 5 बढ़ा देंगे, इसमें 45 कर देंगे ना, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा 45, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 45 के बटे 360/45 क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो 9 में से 8 जाएगा तो क्या आपका बचेगा 1 घंटा आ जाएगा। इस चीज़ को आपका वेरीफाई हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल में, आशा करता है बात समझ रहे होंगे। थोड़ा इसको इरेज करते हैं। आपको इसका नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इससे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ समझने का प्रयास करेंगे आप, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट सवाल, ठीक है। ये भी आप 8 मार्क्स का ही बेसिकली, आप यहाँ छोटे छोटे सवाल देख रहे हैं ना, बेसिकली आपका यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा भी लगाए होंगे द्विघात समीकरण ना, इसमें 2 घात वाला समीकरण आप सॉल्व किए होंगे क्लास 9th में, तो यहाँ आपके लिए सवाल बेहद ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे करेंगे क्या हम। तो यहाँ पर क्या है, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या 180 है। ध्यान दीजिएगा, वर्गों का अंतर है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है 8 गुना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा छोटी संख्या का वर्ग जो है आपका बड़ी संख्या का 8 गुना है, ठीक है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम पहले करेंगे क्या, तो मान लेंगे संख्याएं क्या है x तथा y हैं, और पहले माने कौन बड़ी है कौन छोटी है भी तो मानना पड़ेगा ना हमें। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, तो हमने मान लिया x इज ग्रेटर देन y, जैसा कि अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, इस सभी चीज़ को बचने से लिखने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं प्रश्नानुसार। कह रहा है दोनों के वर्गों का अंतर क्या 180 है, तो बड़े वाले का वर्ग x क्या बड़ा वाला है, ठीक है ना। तो x² - y² बराबर क्या मिल गया आपको 180 मिल गया। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर कह रहा है छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या आपका y है। अब इसी का वर्ग क्या है, बड़े वाले का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या क्या है x है, तो y² बराबर 8x। इसी समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। अब होगा क्या, हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 चर मिल रहे हैं आपको x और y। आप सॉल्व तभी कर पाएंगे जब एक चर वाले में कन्वर्ट कर लें, इसे आप एक चर वाले में बदल लें। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे हम। तो क्या मिल जाएगा, y² की जगह हम 8x रख सकते हैं, तो x² - 8x बराबर 180। आपको दीर्घात समीकरण दिख रहा है, क्योंकि आप दीर्घात समीकरण को आसानी से सॉल्व करना जानते हैं, ठीक है। तो x² - 8x - 100, इसको हम LHS में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका हम ऐसा गुणनखंड करेंगे ना कि आपको -8 मिल जाए। तो 18 दहा में क्या होता है 180, और -18x + 10x क्या हो जाएगा -8x। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो x² - 18x + 10x - 180 बराबर 0 लिख लेंगे, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। अब यहाँ से x कामन जैसे ही लेंगे तो यहाँ x - 18 बचेगा, यहाँ +10 कामन लेंगे तो यहाँ x - 18 बचेगा, तो बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं x - 18 कामन हो रहा है, तो कामन हो जाएगा, यहाँ x बचा, यहाँ पर प्लस का 10 बचा है, तो x + 10 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे आप, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यदि x - 18 बराबर 0 तो आपको x बराबर 18 मिल जाएगा। यदि x + 10 बराबर 0 तो आपको x बराबर क्या मिल जाएगा -10, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही आपका है, अगर आप x बराबर -10 लेते हैं ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको y² की वैल्यू क्या मिलेगी -80 मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप ये जानते हैं किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग क्या होता है, वो निगेटिव में नहीं होता, इसीलिए आपका जो आपका x बराबर -10 हो जाएगा अग्राह्य हो जाएगा, असंभव है, ठीक है ना। क्यों ऐसा असंभव, क्योंकि यहाँ पर y बराबर 8x है, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि y कोई संख्या है और इसका स्क्वायर क्या होगा हमेशा वो निगेटिव नहीं होगा, वो नॉन निगेटिव होगा, ठीक है ना, मतलब ऋणात्मक नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए आप यहाँ रख सकते हो -80 हो जा रहा है, y² = -80 तो होता ही नहीं ऐसा कोई वास्तविक संख्या, ठीक है ना। इसीलिए क्या हो जाएगा ये अग्राह्य हो जाएगा। तो इसीलिए आपका x बराबर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही x बराबर 18 होगा ना, तो y बराबर यहाँ पुट करेंगे समीकरण नंबर 2 में, तो 18 × 8 = 144 हो जाएगा। तो y² बराबर है, आपको हम करके दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ आपको करके दिखाते हैं। तो y² बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 8 है ना, तो x की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप 8 × 18, ठीक है ना, जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। और होगा क्या है 144 हो जाएगा, ठीक है ना, 144 हो जाएगा आपका है, ठीक है। तो 144 होगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा √144, y बराबर क्या होगा √144, तो 12 का वर्ग होता है, तो आपका क्या हो जाएगा +-12 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। y की वैल्यू +-12 हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन आपका जो x की वैल्यू निगेटिव नहीं होगी, क्योंकि y² बराबर 8x है, और y क्या है कोई वास्तविक संख्या, वर्ग क्या होगा हमेशा धनात्मक होगा।
मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। तब तक के लिए इसकी इरेज करते हैं। तो फाइनली आपको आंसर क्या मिला, या तो आपको x बराबर मिलेगा क्या, x बराबर तो क्लियरली आपको 18 ही मिलने वाला है, ठीक है ना। x बराबर आपको क्या मिलेगा, 18 मिलेगा, और y बराबर प्लस माइनस 12 हो जाएगा। तो कहने का मतलब या तो x अभी संख्या आपको 18 12 मिलेगी या 18 माइनस 12 मिल जाएगी, ठीक है। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। इसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं, ये बड़े आसान सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। बेसिकली ये भी आपका 8 मार्क्स का ही सवाल, ये भी 2020 और 22 में पूछा हुआ प्रश्न है। हो सकता है आपके एग्जाम में ही प्रश्न आ जाए, ठीक है ना। ऐसे सवाल पर आप थोड़ा प्रैक्टिस बना लीजिएगा। प्रैक्टिस बनाने से फायदा क्या होता है, आपको कैलकुलेशन याद हो जाता है और वहाँ पर आप तुरंत लिख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पर, देखिए निम्नलिखित समीकरण का हल ज्ञात कीजिए यदि 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं ना, x ≠ -4 x ≠ 7 हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, यहाँ ध्यान दो। अगर x बराबर -4 लेंगे ना तो 1/0 हो जाएगा, 1/-4 + 4 0 हो जाएगा। 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट। कुछ समझ में नहीं आया यहाँ चीज़, इसीलिए इसी चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए, इसी चीज़ को बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, x ≠ -4। यहाँ पर x ≠ 7 भी लिखा है, क्योंकि यहाँ जैसे 7 भरेंगे तो 1/0 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया। तो 11/30 होने वाला नहीं है, इसीलिए इस चीज़ को क्या कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया है, बाहर कर दिया है, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। अब हम करेंगे क्या, बेसिकली इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पर इसको लिख लेंगे, ठीक है ना। दिया गया समीकरण क्या, 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, x + 4 और x - 7, जैसे कि आप पिछली कक्षा में करते आए हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, x + 4 × x - 7, ठीक है ना। तो यहाँ x + 4 से यहाँ भाग देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x - 7, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, x - 7 से यहाँ भाग देंगे ना तो x + 4 आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ माइनस आ गया तो माइनस का गुणा होगा तो -x - 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे हम, इसका हम गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ x² हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा आपका। तो -7 - 4 क्या होगा, -11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ गुणा करेंगे तो x² -7x, ठीक है, + 4x, -7x + 4x -3x हो जाएगा। और +7 × 28 -28 हो जाएगा, ठीक है। इसी डायरेक्ट से कर दिया गया है टाइम को बचाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है 11/30 हो जाएगा। तो ऊपर 3 गुणा कर लेंगे हम, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं 11 से 11 कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पर क्या बच रहा है, माइनस का है, ठीक है ना। तो 30 का गुणा इधर कर लेंगे तो -30 हो जाएगा, और इसका गुणा क्या कर लेंगे, इधर कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, x² - 3x - 28 = -30 हो जाएगा। तो -30 को इसको लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो क्या होगा, +30 और -28 क्या हो जाएगा, +2 = 0 हो जाएगा। तो अब हम करेंगे क्या, तो इसका और इसका गुणा करेंगे हम, ठीक है ना। 2 × 2, ठीक है ना, और 2 × 2 क्या होता है, 3 होता है, 2 1 क्या होता है, 3। तो हमें माइनस का चाहिए तो -2 और -x ले लेंगे, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ बात समझ रहे होंगे आप। तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ x - 2 बचेगा, यहाँ -1 कॉमन लेंगे तब भी x - 2 बच जाएगा, ठीक है। और दोनों में x - 2 कॉमन हो रहा है तो x - 2 दोनों में से कॉमन लेंगे, यहाँ x बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, तो x - 1 = 0 हो जाएगा। क्या करेंगे, यदि करेंगे। अब यहाँ पर हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम यदि कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। यदि करेंगे क्या, यदि करेंगे, यदि x - 2 = 0 हो जाएगा आपका, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको x बराबर क्या मिलेगा, आपको x बराबर 2 मिल जाएगा। इसी प्रकार से क्या कर लेंगे, यदि, ठीक है ना, इस चीज़ को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यदि x - 1 = 0 ना, तो क्या मिल जाएगा आपको, x बराबर आपको मिल जाएगा 1, जैसा कि अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को आप स्किप भी कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। थोड़ा इरेज करते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, अब ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं बड़े आसान प्रश्न है। क्या करना है इसमें, पहले एलसीएम लेना है और दोनों पक्षों को हल कर लेना है, ऐसे द्विघात समीकरण में कन्वर्ट कर लेना है, उसी को हल कर लेना है। अगर नहीं हल हो पाता तो सीधा 1000 का सूत्र लगा देना है, ठीक है। बेसिकली यही सवाल आपसे पूछे जाएंगे ऐसे ही। ये बेसिकली देख रहे हैं आप 8 मार्क्स में 2 बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब ऐसे ही एक सवाल आपसे है, देखो ऐसे सेम सवाल है, ही है। करेंगे हम क्या, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसे हम देख सकते हैं, आप थोड़ा देख लीजिए इसको भी। इसको हम करेंगे, सेम सवाल है वैसे ही करेंगे हम इसको, ठीक है ना। बेसिकली इसे आप करेंगे, ठीक है। इसको हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, सेम सवाल है, ठीक है ना, सेम प्रोसेस है। हमें यहाँ पर सोल्यूशन इसका दे दिए हैं, ठीक है ना। आप इसको थोड़ा देख लेंगे, समझ लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, भी बेसिकली 2019 से पूछा गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सेम सवाल ऐसे ही करेंगे आप। अब यहाँ ध्यान दो, ये सवाल है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभी अभी बताया है अगर कोई भी 2 अंकों की संख्या लिखी जाएगी तो 10x + y के फॉर्म में लिखी जाएगी। यहाँ पर x क्या है, दहाई का अंक है, y क्या इकाई का अंक, यहीं पर अभी समझाया है, तो हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को मानेंगे। जैसा कि अपनी स्क्रीन पर एक सवाल दे सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल क्या है, 18 है। जब संख्या में 27 घटाया जाता है ना, तो संख्या के अंकों का योग क्या हो जाता है, अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो हम पहले मान लेंगे 2 अंकों की संख्या क्या है, मान लिया दहाई का अंक क्या x तथा इकाई का अंक y है, तो ठीक है, संख्या क्या होगी, एक्स वाई टाइप की होगी। एक्स वाई टाइप की मतलब 10x + y हो जाएगी, ठीक है ना। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, उनके अंकों का गुणनफल क्या है, कहने का मतलब अगर कोई संख्या 23 होना, समझो इनके अंकों का गुणनफल करने का मतलब 2 × 3, ठीक है ना। तो 2 × 3 बराबर क्या है, 6 हो रहा है ना। इसी प्रकार से संख्या कह रहा है, आपको थोड़ा इरेज करते हैं हम, इसी प्रकार से संख्या कह रहा है, अगर संख्या एक्स वाई हो ना, तो उसका एक्स और वाई का गुणन क्या हो रहा है, 18 हो रहा है, ठीक है ना। जो बेसिकली आप यहाँ देख रहे हैं, जो 10x + y है ना, कुछ ऐसे ही लिखा गया है, वो x और y है ना, यहाँ पर बेसिकली गुणा का चिन्ह है, ठीक है ना, यहाँ पर x × y है, ठीक है। इसको इरेज करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया रहा है एक्स वाई बराबर 18 हो रहा है, ठीक है, अभी बताए हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आगे क्या कर रहा है, यदि जब संख्या में से 27 घटाया जाता है तो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, ठीक है ना। अब समझो, अगर वो संख्या 10x + y है ना, अगर उसमें 27 घटा देते हैं हम, 10x + y में 27 घटा दे रहे हैं ना, तो आपका जो संख्या के अंकों के स्थान बदल जाते हैं, कहने का मतलब इकाई का अंक दहाई में और दहाई का अंक इकाई में हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, 10 इकाई का अंक क्या है y और दहाई का अंक x है, तो इकाई का अंक क्या बन जाएगा आपका x हो जाएगा, तो x + 10y बन जाएगा, ठीक है ना। मैं ऐसा करता हूँ, बेसिकली 10y + x हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्नानुसार ऐसा ही कर रहा है, तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे ना आप, यहाँ पर आपको इसको इधर लेकर जाएंगे तो 10x में से आपका यहाँ x घटेगा तो 9x बचेगा। 10y में से अगर y में से 10y घटाएंगे तो माइनस का 9y, -27 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 9 कॉमन लेंगे ना, तो 0 में भाग दे देंगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x - y - 3 बराबर 0 हो जाएगा। तो बेसिकली y बराबर क्या मिल जाएगा आपको, x - 3 मिल जाएगा। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम करेंगे क्या, इसका मान हम समीकरण नंबर 1 में रख लेंगे, ठीक है। तो आपका ये एक चर में कन्वर्ट हो जाएगा, x में या तो y में, ठीक है। या तो x का मान यहाँ से रख सकते थे इसमें, या तो y का मान, ठीक है, कोई भी रख सकते हैं आप, आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे वैल्यू रखेंगे ना, तो आपको x × x - 3 बराबर 18 मिल जाएगा। y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, y की वैल्यू x - 3, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर रखेंगे जैसे वैल्यू ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे x - 3 बराबर 18 हो जाएगा। x × x - 3 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x × x - 3 बराबर 18 हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो गुणा करेंगे x का, तो x² - 3x - 18 बराबर 0 हो जाएगा। 18 को इधर लेकर आएंगे, ठीक है। तो इसी को हम सॉल्व करेंगे। 18 का नाम 18 होगा, तो 18 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि -3 आ जाए। तो 6 × 18 -6 में +3x जोड़ लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, -3x। तो ऐसे करेंगे तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे, x - 6, यहाँ पर +3 कॉमन लेंगे तो x - 6 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x - 6 कॉमन लेंगे, आपको x + 3 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि x + -6 बराबर 0 तो x बराबर 3 हो जाएगा। यदि x + 3 बराबर 0 तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 3 को निगेटिव है ना, तो इसे हम क्या कर देंगे, अग्राह्य कर देंगे, ठीक है। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव वैल्यू नहीं आने वाला है, समझ में आया, ठीक है। तो क्या करेंगे, x बराबर 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या रख देंगे, समीकरण नंबर 2 से y की वैल्यू क्या है, x - 3, x की वैल्यू क्या है, 6 - 3, तो आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो आपकी अभी संख्या क्या थी, वो 10x + y, तो x की वैल्यू क्या मिली अभी, 6, 10 × 6, और y की वैल्यू क्या है, 3, यहाँ पर देख सकते हैं। तो 10 × 60 + 3 63 हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप बात समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से देखिएगा, इसी पे थोड़ा आप प्रैक्टिस बनाएंगे इस सवाल को। ये सवाल आपके आने की संभावना बनती है, ठीक है ना। जो 2 अंकों वाले पे सवाल आएंगे, दहाई का अंक, इकाई का अंक, ठीक है ना। इस पर आप थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। जैसा कि हमने इसका सलूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। इसका आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसका सलूशन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे सवाल पे अपना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आप
बेसिकली हम आपका इसमें से जो जितने भी इंपॉर्टेंट संभावित प्रश्न बन सकते थे वो हो चुके हैं। ठीक है, आप अपने अब आपको थोड़ा प्रैक्टिस बनाए रखना, अनसॉल्व सॉल्व करते रहना है। आप थोड़ा अनसॉल्व सॉल्व करेंगे, अगर उसमें आपको थोड़ा भी समस्या आता है तो आप हमें हमारा टेलीग्राम लिंक है, आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ पर फोटो कैप्चर करके कोई भी प्रश्न भेज सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें समय मिलता है आपको हम उसका सलूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं जैसा कि हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है ना, तो मैं आपसे आशा करता हूँ अब हम बेसिकली देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है ना, आप वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, ताकि हम उसको अच्छे से देख पाएँ और उससे का हम समय से रिवीजन कर सकें। ठीक है, और क्योंकि हमें अभी 3 चैप्टर तो कंप्लीट हो गए हैं, अभी हमें 8 चैप्टर हैं। ठीक है, तो आप अपने समय से इसको बताएंगे, वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम उस चैप्टर को आगे लेकर आएँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक मोटिवेशन की ओर लिया है, रख हौसले बुलंद तेरी भी उड़ान होगी, देखेगी दुनिया सारी तेरी भी एक दिन ऐसी पहचान होगी। यहाँ पर आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए, एक दिन इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन होगा। आपके पास बेसिकली अब अधिक से अधिक 35 से 40 दिन बचे हुए हैं। ठीक है ना, तो आप इसमें अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के समय का जो टाइम होता है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। आप साल में पूरे क्या पढ़ें, ठीक है ना, इसका रिवीजन ही बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो आपके बेहतरीन मार्क्स आएंगे और आपका तैयारी अच्छी चली जाएगी। ठीक है ना, तो अब आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में कि आप नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा शुरू करें। मैं आशा करता हूँ आप लोग शायद ट्रायंगल के बारे में चर्चा कर रहे थे, त्रिभुज, हम उसी को लेकर चलेंगे। नहीं इस बात को आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, अपनी राय दे दीजिएगा। तो आप ये भी बात बता दीजिएगा कि आपको जो सलूशन प्रोवाइड किया जा रहा है हम ऐसे चलें कि हम इसको हैंड रिटन आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बताएं, क्योंकि यहाँ पर हम अपना समय बचाने के लिए सिर्फ आपको सलूशन दे रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू। तब तक आप तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।